हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर्स। और आज हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स, जैसे एवरेज एटॉमिक मास क्या है, कैसे निकालते हैं, एवरेज मोलर मास क्या है, जिसको मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी बोलेंगे, वेपर डेंसिटी क्या है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, और उनका सब आपस में रिलेशन, और साथ में उन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हमको एक आइसोटोप जो टर्म है वैसे आप जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोपिक अबंडेंस क्या है, ताकि हम आगे फर्दर इस लेक्चर में उसको यूज कर सकें। पहला है टर्म आइसोटोप्स। आइसोटोप्स डिफरेंट, बिल्कुल आप इससे वाकिफ हैं, लेकिन हमको यूज करना है तो थोड़ा रेफरेंस जरूरी है। डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, different atoms of the same elements having same atomic number। ऑब्वियस है भाई, सेम एलिमेंट है। एलिमेंट की मेन पहचान क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं। एलिमेंट की मेन आइडेंटिटी जो है क्या है? एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर और हो गया डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोरीन का आइसोटोप है, एक है 35 मास नंबर, दूसरा क्या है? 37, ठीक है। ऑक्सीजन 16, 18, कार्बन बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब जो भी एलिमेंट हमको नोन है उनके मोस्टली सबके कुछ ना कुछ आइसोटोप पाए जाते हैं। सबके कोई ना कोई आइसोटोप पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप है 3, 1H1, 1H2। मैं तो देखो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, 1H3 एंड सो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम क्या बोलते हैं इसको? 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम। अब आप आइसोटोप में आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए। आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए। आप देखेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है। तो आइसोटोप में किस बात का फर्क होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। इनमें भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन तो इतना बेसिक है 1H1 वाला, इसके नंबर आ गया था मेंस में क्वेश्चन। इन तीनों में कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है मुझे, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन्स के बारे में ही पूछा गया था। आई गेस की तीनों में दिए गए थे, और तीनों में न्यूट्रॉन का सम कितना होगा। क्या बोगस क्वेश्चन, लेकिन मेंस में आया था। प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रेटियम। तो ऐसे बाकी एलिमेंट के भी आइसोटोप नोन है। एग्जाम्पल्स नहीं याद करने हैं हमको तो कुछ और देखें। एग्जाम्पल्स कहो कि सर बहुत क्या सबके आइसोटोप याद करने हैं, बिल्कुल नहीं, कहीं काम नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी चाहिए, तो एक बार इसको नोट कर ले। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। 1H3, दिस इज 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, और इस तरह से बाकी एलिमेंट के भी आइसोटोप होते हैं। अब तो फिर हमको क्या करना है भाई आइसोटोप से? तो हमारा आज फोकस तो है एवरेज एटॉमिक मास पे। अब देखते हैं, इससे पहले एक और टर्म जानना होगा थोड़ा। आइसोटोपिक अबंडेंस क्या है? आइसोटोपिक अबंडेंस, आइसोटोपिक अबंडेंस इन नेचर डिफरेंट एलिमेंट्स
exist, different element exist with a fixed composition of their different isotopes. डिफरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, अभी बिल्कुल एग्जांपल से बहुत सरल भाषा में समझ जाएंगे कि टर्म क्या है। डिफरेंट आइसोटोप्स, दीज रिलेटिव परसेंटेज of the isotopes are called as isotopic abundance। कि कौन सा आइसोटोप कितना परसेंट है, यही भी सिंपल टर्म है, आइसोटोपिक अबंडेंस। एक बार नोट कर लें, एग्जाम्पल से बहुत आसान है, समझ जाएंगे। याद रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर हो, सवाल करने के लिए हर चीज का इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप सवाल में फंस जाएंगे। चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे आगे और भी पढ़ना है, हर टर्म आपको माइंड में एकदम लेमन लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए कि उसका बेसिक मतलब क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफिनीशन किसी को याद नहीं रहते, ना आपको जरूरत पड़ेगा। चाहे मेंस दे, नीट दे, एडवांस दे, एग्जैक्ट डिफिनीशन की जरूरत नहीं, लेकिन उससे जो आपने सीखा वो काम आएगा, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो उस बात पे फोकस रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है क्लोरीन के दो आइसोटोप 35 और 37। इनका रिलेटिव जो आइसोटोपिक अबंडेंस है दैट इज 75% एंड 25% रिस्पेक्टिव। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्लोरीन के बारे में था, मुझे बाकी किसी का आप पूछेंगे कि सर बाकी आइसोटोप को बताइए, तो सर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमको याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कोई भी भाई प्रोटियम के कितना कितना परसेंट होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कितना कितना रिलेटिव परसेंटेज है, आप देख सकते हैं विकिपीडिया में। सबसे देखेंगे ज़्यादा जो नेचर में है वो प्रोटियम का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उसके बाकी दोनों आइसोटोप्स। लेकिन चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे याद था, मैंने लिख दिया। हमको मतलब समझना है, डेटा नहीं याद करना है कि भाई 75% 25% ये अबंडेंस बोल रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है। तो इस बात का देखो बेसिक भाषा मतलब कि कहीं भी क्लोरीन की अगर 100 एटम है, किसी रिएक्शन में बन गए, कहीं रखा हुआ है, कुछ भी क्लोरीन गैस रखी है, कहीं भी अगर 100 एटम है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे 75 एटम ऐसे होंगे जिनका मास नंबर होगा 35। प्लीज, इसका मतलब है एबंडेंस का। अगर 100 एटम कहीं रखे हैं तो मास नंबर किसका होगा, 75 लोगों का मास नंबर होगा 35। अब बाकी के 25 लोगों का मास कितना होगा, 37। बस यही मतलब है एबंडेंस का। दोनों लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे, दोनों दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। प्लीज आप समझ गए, मतलब 100 तो मैंने एग्जांपल लिया, तुमको 100 एटम कहाँ से होते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, मैंने रेशियो बताया है, ठीक है। आप 1000 एटम लो, को 1000 एटम क्लोरीन के हैं तो आप कर नहीं लोगे। 1000 एटम है तो 750 एटम ऐसे होंगे जिनका मास नंबर 35 है, 250 37 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर ऑफ एटम। तो ये बस कंपोजिशन को बता रहा है, डिफरेंट आइसोटोप को, वही आइसोटोपिक अबंडेंस होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ऑब्वियस है कि अगर कहीं पे 100 एटम है क्लोरीन के, तो 75 एटम है मास नंबर 35 वाले, 25 एटम है मास नंबर 37 वाले। तो ऑब्वियस है कि वहां जो एटॉमिक मास आप क्लोरीन का बोलेंगे वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, वो एवरेज कुछ टर्म होगा, और यहीं से टर्म निकल के आता है एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मैं रेफरेंस दे दूं कि ये क्या है, इसको बोल देंगे जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज क्या है, आपने सवाल बहुत सारे किए हैं पिछली क्लासेस में, 6th 7th में मैथ के क्वेश्चन, कि क्लास में भाई 100 बच्चे, जरा देखो एकदम वही क्वेश्चन, क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से 75 बच्चों का मार्क्स आया है 35 मार्क्स किसी एग्जाम में आ गए। क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से 75 बच्चों का एवरेज मार्क कितना है 35,
बाकी के 25 बच्चों का एवरेज मार्क है 37, तो पूरी क्लास का एवरेज बताओ। ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल, आपको अगर नहीं भी याद आ रहा है तो ये किया तो है, ये आप नहीं कह सकते कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं किया है। और उसी टर्म को भाई हम केमिस्ट्री की भाषा में एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। उसी टर्म को हम, जो आप वहां एवरेज निकालते हो, वेटेड एवरेज, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास इन आर टर्म्स। ठीक है, देखो जरा, तो एवरेज एटॉमिक मास, चलिए, अगर आपने वो क्वेश्चन किए हैं मैथ में तो लगेगा कि सर वही पढ़ा रहे हैं, बस केमिस्ट्री का नाम दे रहे हैं, और बिल्कुल ये लग रहा है तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है तो बिल्कुल आप समझदार हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का रेफरेंस आपको दे दिया है, जो आपने पहले कर रखा है कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 75 बच्चों का एवरेज मार्क किसी सब्जेक्ट में 35 है, बाकी के 25 बच्चों का एवरेज मार्क 37 है, तो पूरी क्लास का एवरेज मार्क कैसे निकालो? और वो यहाँ भी हम वही करने वाला है, फॉर्मूला हमारा वही से आएगा, एवरेज एटॉमिक मास का। तो ये क्या है, अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ calculated on the basis of taking into account taking into account relative percentage of its different isotopes, मतलब रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स। चलिए देखते हैं। तो रेफरेंस हम क्वेश्चन वही से शुरू करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला भी वही से बना देंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने रेफरेंस बताया है, उस सवाल को अगर आपको याद आ गया मैथ में तो आपको एकदम वही फील होने वाला है यहाँ पे। तो फाइंड, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। और हमारा अभी डेटा था, ये डेटा दिया रहेगा। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, ये है, इसका परसेंटेज है 75%, और जो 37 वाला है उसका परसेंटेज कितना है, 25%। 25%। मैंने कहा ये परसेंटेज आप अलग अलग एलिमेंट्स का कुछ कुछ होता है, वो हमको याद नहीं करना है, मुझे बस इसका याद था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपको मिलेगा, अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, ये आपको मिलेगा। तो देखो, इसको एकदम वैसे ही सोचना है, वैसे ही सोचना है। एक क्लास में है 100 बच्चे, ठीक है, और उसमें से 75 बच्चों का एवरेज मार्क्स है 35, तो टोटल उनका कितना हुआ, 75 लोगों का टोटल मार्क कितना हुआ, 75 इंटू 35। 75 बच्चों का एवरेज मार्क है 35, टोटल कितना हुआ, 75 इंटू 35। बाकी के 25 बच्चों का कितना है, 37, तो उनका टोटल कितना होगा, 25 इंटू 37, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे, जो कि 100 लिए हैं आपने। तुम कहोगे 100 क्यों ले रहे हैं, तुमको, अरे यार आप कुछ भी ले लो, जब यहाँ नंबर ऑफ एटम कुछ लिखा नहीं, क्लोरीन के कितने एटम है, तो आप फ्री हो, 100, 200, 300, 250, 180, जो नंबर आप एटम ले लीजिए, क्योंकि, लेकिन जिस हिसाब से आप एटम लेंगे, नंबर ऑफ एटम, उस हिसाब से परसेंटेज को भी फिक्स करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं सर, हम 200 एटम क्लोरीन का हम चाहते हैं लेना, अरे लो भाई क्या दिक्कत है, तो फिर उस 200 में से 200 का 75%, 150, 150 एटम होंगे ये वाले, बाकी के 50 एटम होंगे वो वाले, सेट करना पड़ेगा। आंसर नहीं बदलने वाला, आप करके देख लेना, क्योंकि 100 में चीजें आसान होती हैं कैलकुलेशन, इसलिए मैंने 100 लिया है। ये आप नहीं पूछ सकते कि 100 क्यों ले रहे हैं भाई अपने मन से, ठीक है, आपकी मर्जी है क्या, नहीं भाई आपकी मर्जी है, आप जितने नंबर ऑफ एटम चाहे उस एलिमेंट के ले सकते हैं, आंसर नहीं बदलने वाला। और यहां से सॉल्व करोगे तो ये आता है लगभग, जो आप देखते हैं क्लोरीन का 35.5, 35.5 AMU। एटॉमिक मास यूनिट।
चलिए, तो सिंपल अगर फॉर्मूला का है तो क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू मास नंबर, परसेंटेज इंटू उस आइसोटोप का मास, फिर परसेंटेज इंटू दूसरे वाले आइसोटोप का मास अपॉन 100 बहुत सिंपल है। चलिए कर ले। एक और क्वेश्चन इसका, ऑक्सीजन हैज 2 आइसोटोप्स, कौन कौन सा, 8O16 जो कि है, ठीक है, प्लीज ये रफ डेटा है, ये मत कहना कि सर कहीं और कुछ मिल जाए 90 के अलावा, तो आप ब्लेम मत करिएगा, ये बस क्वेश्चन करने के लिए मैं लिख रहा हूं। 8O16 जो 16 वाले का 90% है, और 18 वाला जो है वो कितना है, बाकी 10%। ठीक है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या करेंगे भाई, 90 इंटू 16, 90 इंटू 16, फिर टोटल 100 लेके चलेंगे, 90 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 18 और डिवाइड बाई 100। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, अगर भाई यहाँ तक कैलकुलेशन आसान है, कई बार क्वेश्चन में आप देखेंगे कैलकुलेशन बहुत टफ होगा, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास वाले ऑप्शन में आते हैं कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बड़ा आसान है गेस करना, ये तो मैथमेटिक्स की बात है कि भाई जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा दोनों में से, तो एवरेज एटॉमिक मास उसका क्लोज आएगा। बिल्कुल, किसका परसेंटेज ज्यादा है, 16 वाले का, 16 वाला 90% है, आप देखेंगे आंसर 90 के ज्यादा क्लोज होगा कंपेरिजन टू, सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो 16 के ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि उसका रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है कंपेरिजन टू 18 वाले का। उस तरह से हम ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ तो कैलकुलेशन आसान है, लेकिन जब कैलकुलेशन अगर लगे कि टफ है, तो बिल्कुल जिस आइसोटोप का कंपोजिशन ज्यादा होगा, एवरेज एटॉमिक मास उसके क्लोज आएगा। देख लेते हैं कितना आएगा, इतना ध्यान देना, बस ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा फिर। 90 इंटू 16 प्लस 180 और ये आ रहा है डिवाइड बाई 16.2, बोला था ना मैं कि आंसर विल बी क्लोजर टू 16.2 एटॉमिक मास यूनिट, ये आ रहा है आंसर। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा रिवर्स, ऐसा भी दे सकता है कि एवरेज एटॉमिक, अभी क्या था, परसेंटेज दिया था, रिलेटिव परसेंटेज जो भी आइसोटोप्स थे, और आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला। अब हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास दे सकता है और परसेंटेज भी तो पूछ सकता है, तो उस पर क्वेश्चन देखिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। ठीक है, और अब जरा देखो इसके आइसोटोप का परसेंटेज दिया हुआ है, इसके आइसोटोप है 24 वाले का परसेंटेज है 79%। ठीक है, बाकी दो और आइसोटोप हैं, Mg एक है 25 और एक है 26, इन दोनों का मिला के कितना, 21%। तो बताना है हमको, फाइंड परसेंटेज ऑफ 26, फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ Mg, कौन सा, 26, बिल्कुल निकाल लेंगे। जरा देखिए 26 वाले का हमको रिलेटिव परसेंटेज बताना है, मतलब ये मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप है, 24, 25, 26। 24 वाला मैक्स ज्यादा है 79%, और बाकी 21% में दो आइसोटोप है 25 और 26 वाले, तो 26 वाला कितना परसेंट होगा निकालना है, आ जाएगा। ठीक, देखो जरा।
लेट परसेंटेज ऑफ दिस आइसोटोप इक्वल टू एक्स परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज ऑफ 25 कितना होगा भाई, 21 माइनस एक्स। भाई दो मिला के हैं 21%, एक को निकालना है एक्स। 26 वाला अगर x% है तो 25 वाला कौन सा होगा, 21 माइनस एक्स। अब फॉर्मूले के टर्म में करिए। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, 24.31 इक्वल टू 79 इंटू 24 प्लस x इंटू 26, x इंटू 26 प्लस 21 माइनस x इंटू 25 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। सिंपल है, यहां से x निकाल लो, यहां से x निकाल लो। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिवर्स, परसेंटेज देके एवरेज एटॉमिक मास भी पूछा जा सकता है, एवरेज एटॉमिक मास के हिसाब से परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। आप यहां से x निकाल लोगे, आ जाएगा। भाई सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस टाइप से आप और इसमें क्वेश्चन लगाइएगा। हम लोग आगे टॉपिक बढ़े। नेक्स्ट टर्म है, अब हमने देखा एवरेज एटॉमिक मास, अब बात करते हैं एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास चाहे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, देखो नेक्स्ट टर्म है एवरेज मोलर मास, चाहे इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर। मोलर मास ऑफ मिक्सचर, नाम में ही क्लियर है कि कहाँ आएगा ये टर्म, जहां हम, ठीक है, हमने मोलर मास किया है, बिल्कुल मोल निकाल ही रहे थे। CO2 का 44 होता है, हर कंपाउंड का चाहे जो भी एलिमेंट है उनका कुछ मोलर मास होता है फिक्स वैल्यू। लेकिन अब यहाँ हम प्योर सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे मिक्सचर की, दो तीन कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को मिलाया गया हो जहाँ। ठीक है, तो ये टर्म पहली बात समझिए, एवरेज मोलर मास का टर्म कहाँ आएगा, जहां मिक्सचर की बात हो रही हो, चाहे इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो नेक्स्ट टर्म था एवरेज मोलर मास चाहे मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अब देखिए ये टर्म क्या है और नॉर्मल मोलर मास से क्या फर्क। अब ना देखो, पहले समझ लो, मान लो कोई बता पूछे, जो हमने किया है बहुत सारा, कि CO2 का मोलर मास क्या होगा, अगर कार्बन का एटॉमिक मास में 2 12, ऑक्सीजन का 16, बिल्कुल आप जोड़ के बता देंगे 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, 44 ग्राम पर मोल। किसी का भी आप, अगर कोई मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए हैं, तो आप बहुत आसानी से जोड़ लो। तो ये तो भाई ये जानते थे, फिर ये नया टर्म एवरेज मोलर मास टर्म क्या है, देखते हैं। एवरेज मोलर मास टर्म, it is used it is used to denote composition of a mixture, composition of a mixture, it is used to denote composition of a mixture। ठीक है, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब नॉर्मल मोलर मास जब तक निकाल रहे थे उससे ये अंतर कहाँ है? क्या अलग है इसका। ठीक है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड वैल्यू। CO2 का कुछ होता है, O2 का कुछ होता है, NO2 का कुछ होता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इतना मोल किया है। हर सब्सटेंस का हम, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, हम उनका मोलर मास अगर एटॉमिक मास के डेटा दिए हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट एम एवरेज keeps on changing, keeps on changing depending on composition। तो पहली बात, मोलर मास
फिर कोई प्योर सब्सटेंस का होता है। एवरेज मोलर मास किसका होता है? मिक्सचर का होता है। एवरेज मोलर मास किसका होता है? मिक्सचर का होता है। अब देखो निकालते कैसे हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी देखेंगे और मेन बात है विदाउट फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं। जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो इसमें काम आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं एक ऐसा हमारे पास कंटेनर है, सपोज वी हैव अ कंटेनर हैविंग टू कंपोनेंट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक है, विच डू नॉट रिएक्ट। अभी आगे देखेंगे क्या होगा रिएक्शन से। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करते। ये है ए और इसमें क्या है? ए प्लस बी है। याद रखिए मिक्सचर होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं आप, जिसका कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मिक्सचर जिसका क्या हो? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उसी के लिए हम एवरेज क्या है निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ जूम कर रहे हैं दिस मिक्सचर इज होमोजीनियस। होमोजीनियस ए, ए के मोल है मान लेते हैं N1 और इसके मोल है N2। ए का मोलर मास है M1 और इसका मोलर मास क्या है? M2। ठीक है, टर्म लिख लो चाहो तो। ए के मोल है N1, ए का मोलर मास, भाई कोई भी कंपाउंड हो उसका मोलर मास कुछ तो होगा, एलिमेंट हो कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड हो उसका मोलर मास कुछ होगा। ए के मोल है N1, बी उसका मोलर मास M1, बी के मोल है N2, मोलर मास M2। अब यहाँ पे हमको निकालना है एम एवरेज। एम एवरेज क्या होगा? क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर के लिए ही एम एवरेज का टर्म आता है, ठीक है। देखो जरा एम एवरेज कैसे निकालें। क्योंकि सर ये फॉर्मूला मैं कहूँगा आप जानते हैं पहले से, ये जो भी निकालने वाला हूँ आप पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं भाई मोलर मास के बारे में? सर हम तो मोल जानते हैं, ठीक है। मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। हम वही शुरू करेंगे जो आपने पढ़ा है बहुत, ठीक है, अच्छे से वाकिफ है इससे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं किसी भी सब्सटेंस से बोल दूं कि 11 ग्राम CO2 है, ऐसे निकालेंगे। 22 ग्राम कुछ है, ऐसे ही निकालेंगे उसका मास अपॉन मोलर मास। तो क्या यहाँ से मोलर मास का डिफिनेशन आ गया? मोलर मास का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, यही से आता आएगा। तो मोलर मास क्या होगा? क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मोलर मास क्या होगा? गिवन मास बाई नंबर ऑफ मोल्स। अब यही से देखो एवरेज मोलर मास। अब चूंकि हमारा एक कंपोनेंट नहीं है, हमारे पास दो तीन कंपोनेंट है, यहाँ तो दो कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा मिक्सचर में दो कंपोनेंट हो तो उसको बाइनरीज बोलते हैं, तीन हो तो टर्नरी बोलते हैं, सो ऑन। तो हम बाइनरी मिक्सचर लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो क्या हम एवरेज मोलर मास, क्या आप यहाँ से बिल्कुल सोच सकते हो कि भाई मोलर मास निकालना हो तो क्या करेंगे? गिवन मास बाई नंबर ऑफ मोल्स। एवरेज मोलर मास उसी से आएगा डेफिनेशन। टोटल मास, टोटल क्यों? क्योंकि आप दो तीन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं भाई, सबका मास जोड़िए, ए का भी बी का भी सी हो तो सी भी जोड़िए। टोटल मास अपॉन टोटल मास, यही है एवरेज मोलर मास। टोटल मास अपॉन टोटल मास, बस यही करना है। अगर आप फॉर्मूला, वैसे तो मैं डिराइव करूंगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं एवरेज मोलर मास का, ठीक है, हम यही कहेंगे कि टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स। बस बस हो गया। बच्चे इतना ही करते, ज्यादा सब याद करने की जरूरत नहीं है। 50 फॉर्मूला, ठीक है, दो तो याद नहीं होता, क्यों आप बढ़ाए? जहां जरूरत हो सके, जहां तक अवॉइड कर सके कि फॉर्मूला ना बढ़े तो हम करें। तो एम एवरेज क्या होता है? टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो थोड़ा फॉर्मूला के टर्म में थोड़ा देखने में अच्छा लगे। टोटल मास, जब बोले एम एवरेज क्या होता है? टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, बस इतना ही होता है एम एवरेज। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अब देखो, तो यहां से अगर डिराइव करे जाए एम एवरेज, ए का मास प्लस बी का मास, टोटल मास क्या होगा? ए का मास प्लस बी का मास। अब ए का मास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं गिवन मास इक्वल टू क्या होगा? मोल इंटू मोलर मास। गिवन मास विल बी मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। एम एवरेज में क्या आएगा? मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी।
प्लीज, मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में ए बी सी डी बहुत सारे कंपोनेंट हो, तो हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, लेकिन ये भी काम आ सकता है, यही काम आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज एम एवरेज, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मास ऑफ ए, यही तो बोलेंगे, प्लस मास ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो मास ऑफ ए क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, इसको लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2 M1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 M2। अब ये टर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं, N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है, इट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यही तो था, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम यहां से फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं एम एवरेज दैट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, वो है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन को इकाई सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्स जैसा बनता है, ग्रीक लेटर काई 1 M1 प्लस यहां तो काई 2 M2 होगा। इस क्वेश्चन के लिए, बाइनरी मिक्सचर के लिए, बाइनरी मिक्सचर के लिए ये आ गया एम एवरेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2। इन जनरल अगर भाई एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो तो भाई एक से ज्यादा तो होंगे ही, मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं मिक्सचर में। याद रखिए मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस नहीं, फिर कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा नहीं। एम एवरेज क्या होगा, अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लिखे तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, एक्स आई एम आई इजकल टू 1 to n। अगर मिक्सचर में n कंपोनेंट हो तो काई 1 M1 प्लस काई 2 M2 प्लस काई 3 M3 डॉट डॉट काई n Mn तक जोड़ना है हमको समेशन। लेकिन कोई कहे सर ये सब नहीं याद करना है, मैं तो खुद कहता हूँ कि मत याद करो भाई, ठीक है, नोट्स में आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा फॉर्मूला लिखा है एवरेज का, लेकिन हमको आप देखेंगे इससे काम चल जाएगा, क्योंकि ठीक है लैंग्वेज में हम ज़्यादा से अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे, आप ज़्यादा इसको रिकॉल कर पाएंगे जब जरूरत होगी तब। टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज एम एवरेज। ठीक, अच्छा, यहाँ पे शुरुआत में मैंने बोला था कि ये ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए जो रिएक्शन ना करे, जो वहाँ रिएक्शन ना हो रहा हो, ठीक है, ताकि ये आप श्योर रहे। क्यों ये बात बोली गई कि आपने जो शुरुआत में N1 N2 लिया है, अगर रिएक्शन हुआ तो N1 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो आगे हम देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक। अगर आप ये ए और बी आपस में रिएक्शन करके कुछ बना लिए, कोई प्रोडक्ट बना लिए, तो ऑब्वियस है कि जो शुरुआत में आपने मोल लिए थे वो N1 N2 तो नहीं रह जाएंगे, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन तो क्या हम ऐसा ये बोल सकते हैं कि जहाँ ऐसा अगर कोई कंटेनर है जहाँ कंपोनेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हो, वहाँ हम एवरेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करना है फिर वहाँ पे, क्या करना है, और हम करेंगे भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में कई बार आएगा ये सब टर्म। आप ये मत सोचिए कि सर ये कंडीशन है कि वहाँ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्या करना है हमको, हमको उस समय से ठीक है, हमने कुछ ए और बी, चलिए अब ऐसा सिचुएशन लेंगे, हम करेंगे भी आगे अभी क्वेश्चन, ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहां ए और बी रिएक्शन कर सकते हैं, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, आपने शुरुआत में जो N1 N2 मोल लिए है वो आप यूज नहीं कर पाओगे। आपको पहले देखना होगा कि ए और बी रिएक्शन किए, कुछ बना, तो मोल चेंज होकर फाइनली कितने कितने मोल सबके आ रहे हैं, फाइनली कितने कितने मोल सबके आ रहे हैं, और वो टोटल मोल में ऐड आप जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तो मैंने इसलिए लिखा कि भाई हमने N1 N2 मोल अगर लिया है तो हम श्योर रह सके कि ए और बी के मोल वही के वही है जो हमने लिए थे। अगर रिएक्शन हुआ तो बिल्कुल मोल चेंज होंगे, और फिर अगर फिर अब उसके बाद एम एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा, हमको उस समय मोल निकालना होगा, टोटल मोल, जब फर्दर चेंजेस ना हो रहे हो।
ठीक है, मतलब ए बी रिएक्शन किया, कुछ सी बन गया, N1 N2 चेंज हो गया, कुछ वैल्यूज आ गई अलग अलग, ठीक है, तब वो वैल्यू यूज कर लेंगे। मतलब वो मोल्स वो यूज करना है इस फॉर्मूले में, चाहे टोटल मोल्स में, जो फर्दर चेंज ना हो, बस इतना याद रखना। ठीक, बस इतना याद रखना कि मोल्स वो यूज करना है टोटल मोल्स में जो फर्दर चेंज ना हो रहा हो। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि भाई नॉर्मल मोलर मास वर्ड और एवरेज मोलर मास में कितना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। दो क्वेश्चन देखेंगे, दो में ही अंतर पता चल जाएगा कि भाई अभी तक मोलर मास करते रहे, ये एवरेज मोलर मास क्या आ गया। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर है, बस वर्ड थोड़ा भाई मिलता जुलता है मोलर मास से ही, लेकिन बहुत अंतर है। हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन, हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन। पहला 2 मोल CO2 प्लस 3 मोल O2। दूसरा 4 मोल CO2 प्लस 5 मोल O2। आप चाहे तो और बढ़ा सकते। मैंने जानबूझ के वही दोनों कंपोनेंट लिए हैं, लेकिन उनके कंपोजिशन को, नंबर ऑफ मोल्स को बदल दिया। ठीक है, अब जरा देख, डेटा हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास के चाहिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये है हमारे पास एटॉमिक मास। तो CO2 का आप निकाल लोगे 44, O2 का 32, मोलर मास वो बदलेगा नहीं। अब देखें, CO2 का मोलर मास 44 होगा, जिंदगी भर 44 ही रहेगा अगर ये हम ई वाला आइसोटोप लेके चलते हैं तब। O2 का 32 ही होगा। ये नहीं कि मिला देंगे आप CO2 O2 और N2 मिला देंगे तो उनके इंडिविजुअल मोलर मास जो है, कंपोनेंट्स के मोलर मास वो नहीं बदलने वाले। कंपोनेंट का जो भी कंपोनेंट है मिक्सचर के, उनके इंडिविजुअल जो मोलर मासेज होंगे वो फिक्स है भाई, वो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, एम एवरेज बदलेगा। क्या, हर केस में एम एवरेज अलग अलग आएगा। करें पहला, हर केस में एम एवरेज अलग अलग आएगा, पहला। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला से और सिंपल मैं यूज जरूर ज्यादा करता हूँ सवाल में, क्योंकि देखो सिंपल बातें हमेशा आपको लंबा समय तक पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो जो आप समझ पाते हो वो लंबे समय तक याद रहता है। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले कई बार भूल जाते हैं, होता है, हो सकता है ना भूले, लेकिन बता रहा हूँ मैं, हो सकता है भूल जाए तो, लेकिन आप जो जनरल उसका मतलब समझ गए वो देखना हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा याद रहेगा, वही यूज कर लेंगे। तो दोनों तरीके से कर सकता हूँ मैं। एम एवरेज क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन वाला पहले फॉर्मूला समेशन x1 m1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2। ये तो था फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, CO2 का मोल अपॉन टोटल मोल, तो 2/5 इंटू CO2 का मोलर मास 44 प्लस 3/5 इंटू O2 का मोलर मास 32। यहां से निकाल लो, यहां से देखते हैं कितना आ रहा है एवरेज मोलर मास। 2 इंटू 44 प्लस 3 इंटू 32 डिवाइड बाई 5, ये आ रहा है 36.8। ये आ रहा है कितना, 36.8। यूनिट वही होगी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, अब बिना फॉर्मूले के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन केस अब आपको मोल फ्रैक्शन वगैरह टर्म नहीं करना है, बातों का मतलब वही है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एम एवरेज क्या होता है लैंग्वेज में, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास कितना होगा, CO2 का मास 2 इंटू 44 प्लस O2 का मास 3 इंटू 32, आएगा वही टर्म बाई टोटल मोल्स। आखिर में अल्टीमेटली वही तो आया, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देख लो, बी, एम एवरेज बी के केस में आप बहुत आसानी से कर लो। तो क्या होगा, ये टोटल मास, चलो 4 इंटू 44 प्लस 5 इंटू 32
और डिवाइड बाई टोटल मोल हो गया 9 होगा। तो सेकंड केस में ये तो होगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल, ये आएगा बिल्कुल, इससे तो अलग ही आएगा, दिख रहा है। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 176 प्लस 160 और ये डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है 37.33 ग्राम पर मोल। 176 प्लस 160, देखा कंपोजिशन बदला, कंपोनेंट्स वही, उनके कंपोजिशन बदले, मोल्स बदले, बिल्कुल मोलर मास भी अलग आ गया, एवरेज मोलर मास। लेकिन क्या नहीं बदला, CO2 का मोलर मास 44, वहां भी यहां भी और कहीं भी होगा CO2 का मोलर मास 44 ही होता है, O2 का 32 ही होता है। लेकिन एम एवरेज, साफ बात है कि एम एवरेज क्या है, किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मोलर मास बस कंपोनेंट की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट की आइडेंटिटी पे मोलर मास डिपेंड करता है, कौन सा कंपोनेंट है, CO2 है तो क्या होगा, O2 है तो क्या होगा। लेकिन एम एवरेज डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि एम एवरेज भी एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या करते हैं, किसी होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एम एवरेज भी तो वही कर रहा है, एम एवरेज भी वही कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड एम एवरेज of a mixture containing 60% N2 and 40% CO2 by mass। अच्छा घबराना मत भाई, कंपोनेंट ज्यादा भी हो सकते हैं प्लीज, तो आप इतना तो कर लोगे। मैं दो कंपोनेंट, यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन में दो कंपोनेंट के बारे में मेंशन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है मिक्सचर में। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, कंपोजिशन जो भी हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हम होमोजेनियस मिक्सचर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, मोलरिटी जो भी है वो होमोजेनियस मिक्सचर पे तो वैलिड। 60% N2 एंड 40% CO2 बाई मास, बाई मास। तो ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बाई मास लिखा है कि बाई मोल्स, अभी दूसरा भी कर लेंगे दूसरा। तो अब N का एटॉमिक मास है 14, C का 12, O का 16, ये तो दिया ही रहेगा। यहां से N2 का मोलर मास निकालोगे 28 आएगा, CO2 का 44 आएगा, वो तो बदलने नहीं वाला। देखो, तो इस बार आप देखेंगे ना कि वो XIMI करने से ज्यादा अच्छा है, आपको बेसिक बात काम आएगी। एम एवरेज क्या होता है, टोटल मास बाई टोटल मोल्स, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स। ये हमेशा अच्छा रहेगा, ये हमेशा सही रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी आए, टोटल मास बाई टोटल मोल्स। देख, मान लेते हैं टोटल मास है 100, तुम बोलोगे सर 100 को मानने लिखा तो है नहीं, अरे तो मान लो। जब भी मैं बोलूं कि कुछ अपने मन से जूम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वहां पे आप भी फ्री हो, आप अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं, 100 में चीजें आसान होती। मान लेते हैं टोटल मास मिक्सचर का कितना है, 100, 100 ग्राम। टोटल मास कितना है, 100 ग्राम। तो ऑब्वियस है उसमें 60 ग्राम होगा N2, 40 ग्राम होगा CO2। तो N2 का मोल कितना होगा, 60/28। N2 का मोल, N2 का मास बाई मोलर मास 28। फिर CO2 का मोल 40/44। यहां से आप एम एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन क्या है, एयर का भी आप जो मोलर मास निकालते हैं, एयर भी मिक्सचर है, चलिए वो भी सवाल कर लेंगे। एयर मिक्सचर है खुद ही, एयर तो कोई सिंगल कंपाउंड है नहीं, उसमें एलिमेंट्स का O2 है, N2 है, बहुत सारी गैसेस है। तो एयर का भी ऑब्वियस है कि जो आप मिक्सचर, जब भी आप एयर का मोलर मास देखेंगे तो वो एम एवरेज ही होगा। भाई किसी क्वेश्चन में आता है एयर है, वहां उसका मोलर मास कुछ दिया है, तो आप समझ जाइए कि वो एम एवरेज है एयर का, कि एयर कंपाउंड नहीं है, कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, बहुत सारे एलिमेंट है उसमें, बहुत सारी गैसेज है, जानते हैं, सबसे ज्यादा N2 है। तो अगला क्वेश्चन उसी बेसिस पे करते हैं। देखा, ये ज्यादा आसान है, टोटल मास बाई टोटल मोल्स। लेकिन याद रखना कि परसेंटेज बाई मास क्वेश्चन में दिया है कि परसेंटेज बाई मोल्स, वो भी चलो एयर वाला क्वेश्चन भी कर लेते। एयर कंटेन्स
79% N2 and 21% O2 by moles। तो ये इस बार ये मोल परसेंटेज लिखा रहेगा सवाल में, घबराने की जरूरत नहीं कि मास परसेंटेज है कि मोल, अपने मन से हम कैसे गेस करें। ठीक है, फाइंड एवरेज, चलो शॉर्ट में एम एवरेज फॉर एयर। एन का 14, ओ का 16। फाइंड एम एवरेज फॉर एयर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ अजम्पशन लिया है भाई, एयर में प्लीज इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए कि एयर में केवल N2 और O2 नहीं, बहुत सारी है, हीलियम, नियॉन, सारी नॉट गैसेस तो एयर में ही है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो इस क्वेश्चन में उनको मैंने बस नेगलेक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एयर का रियल कंपोजिशन देखें तो बहुत सारे गैसेज है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में 2 गैसेज मिलती है, उसमें से N2 ज़्यादा है, तो मैंने बाकी गैसेज को अभी के लिए, क्वेश्चन कौन उतना करेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अभी इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर याद रखना भाई, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट नहीं। अब देखो फिर से एम एवरेज, मैं तो यही कहूंगा हमेशा, टोटल मास बाई टोटल मास ऑफ मिक्सचर बाई टोटल मोल्स, बस ये दिमाग में रखना। वो XI MI 5 भूल जाइए, टोटल मास बाई टोटल मोल्स। कितना टोटल मास, टोटल मोल मान लो 100, टोटल मोल मान लो 100, क्योंकि मोल के टर्म में दिया है तो टोटल मोल मान लिया 100। उसमें से 100 मोल अगर माना आपने तो 79 मोल है N2 के, तो N2 का मास हो जाएगा 79 इंटू 28, ये तो होगा। N2 के मोल हो गए 79, मास होगा मोल इंटू मोलर मास 79 इंटू 28 प्लस O2 का 21 इंटू 32, आ गया यहाँ से, आ गया एम एवरेज। ठीक है, 28 के आसपास कुछ आएगा। ऑब्वियस है ना, 28 के आसपास, वही बोल नहीं सकते। देखो किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसका परसेंटेज, N2 का। अगर ऑप्शन रहता है ना फिर तो बहुत आसानी से तुमको कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन करना अगर कहीं कठिन लगे तो ऑप्शन देखिए भाई, भाई N2 का मोलर मास है 28, O2 का 32, तो परसेंटेज किसका ज्यादा है, N2 का, तो ऑब्वियस है कि एवरेज जो होगा दैट विल बी क्लोजर टू N2। दूसरे से विदाउट कैलकुलेशन के ऑप्शन भी अगर है तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन विल बी क्लोजर टू, एवरेज मोलर मास विल बी क्लोजर टू दैट ऑफ N2। कर लीजिएगा यहाँ से 28 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया। अब तक हमने देखा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास। अब एक और टर्म देखते हैं, फिर इनको कंबाइन भी करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। नाम में ही क्लियर है कि डेंसिटी विथ रेफरेंस टू समथिंग। डेंसिटी आप जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, कुछ स्पेशल नहीं, मास बाई वॉल्यूम ही डेंसिटी, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम डेंसिटी विथ रेफरेंस टू समथिंग। तो पहला इसमें आएगा जो हमारे मतलब का ज्यादा नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। हमारा फोकस कहाँ पे है, मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गैस की रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड। और इसको बोलते हैं हम, अब बराबर फिजिक्स में ज्यादा देखेंगे इस टर्म को, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सॉलिड चाहे लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखते हैं किसके रेफरेंस में, इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, मैं जिसकी बात की जा रही है, टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जिसका हम रिलेटिव डेंसिटी रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू डेंसिटी ऑफ H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल सकते हैं
स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला के टर्म में इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना है 1 ग्राम पर ml। नोट कर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जरा इसका एग्जाम्पल लिख। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर का जो डेंसिटी है एब्सोल्यूट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम पर ml। प्लीज ये डेटा याद मत करना, कॉपर की डेंसिटी कितनी होती है 9 ग्राम पर ml। भाई सॉलिड चाहे लिक्विड की डेंसिटी क्या है फिक्स 9 ग्राम पर ml। तो कॉपर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? अगर कॉपर की डेंसिटी है 9 ग्राम पर ml तो ऑब्वियस है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी शॉर्टकट में लिखा होगा SPGR कहीं डॉट करके। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर कितना हम लिखेंगे? दैट विल बी 9/1, 9 बाई 9 अपॉन इसका 1। यूनिट कुछ नहीं होगा, रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी की तो कोई भी यूनिट नहीं होगी, रेशियो है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, कुछ नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए, तो ये अभी बात हो गई किसकी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड चाहे लिक्विड। अपने लिए इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। अब इस टर्म को जानने से पहले एक और टर्म थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी को, कि भाई सॉलिड लिक्विड का डेंसिटी क्या है, फिक्स होता है। कॉपर का डेंसिटी आप नेट पे खोजो मिल जाएगा, आयरन का डेंसिटी जो है डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछो गैस का CO2 का डेंसिटी, तो फिर वो पूछेगा सर टेम्परेचर प्रेशर बताइए। टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। गैस का बिहेवियर बहुत अलग है,